आप लोग होप करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा और सब अच्छा चल रहा होगा आप लोगों की लाइफ में। देखिए, कल मैंने पहले से आपसे कमिटमेंट किया था कि कल जो आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर था हिंदू का, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और बहुत कम टाइम मैंने लिया था और बहुत जल्दी उसको निपटाया था। कुछ बेसिक चीज़ें रह गई थी, तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपसे प्री और मेंस में पूछे जा सकते हैं। पहला लोन वुल्फ अटैक और दूसरा इंडो नेपाल रिलेशन। ऑल्दो इंडो नेपाल रिलेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर हम दोबारा करेंगे। तो आइए इंडो नेपाल रिलेशन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे प्री और मेंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसे ठीक से समझिएगा, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी भी समझिएगा और बाद में इसे अपने एग्जाम के लिए जोड़ दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है करंट अफेयर्स को, तो प्लीज़ लोगों से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराएं। देखिए, चैनल पे जितने शेयर्स, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाएंगे उतना आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारे टीचर फिर अपनी टीम के साथ अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और आपके लिए काम कर पाएंगे। तो होपफुली आप अगर कोशिश करेंगे तो आप चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें आगे बढ़ती रहें। इंडो नेपाल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो बेटा प्रीलिम्स लेवल पे बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज पूछे जा सकते हैं। मेंस में पेपर 2 में इंडो नेपाल टाइज एंड बॉर्डर इश्यूज से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिफोर वी गो इनसाइड द डीप ऑफ दैट लेक्चर, आइए पहले हम दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। जब किसी कंट्री से हम इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं तो उसके 3 वे होते हैं। पहला होता है पीपल टू पीपल रिलेशन, ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन। तीसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन। देखिए, अगर बिजनेस अच्छा और लोगों के रिलेशन अच्छे हैं तो गवर्नमेंट अपने रिलेशन अच्छे कर ही लेती है। बट अगर पीपल टू पीपल रिलेशन भी ख़राब है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन भी ख़राब है, तो बिजनेस भाड़ में जाए में कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल पाकिस्तान, इससे हमारे रिलेशन और टाइज बहुत अच्छे नहीं हैं, ट्रेड बैलेंस भी हमारा बहुत अच्छा नहीं जाता, नाम ज़्यादा देते हैं ना ज़्यादा लेते हैं। पर जहाँ से हमारा ट्रेड बैलेंस अच्छा है, जैसे चाइना हो गया, नेपाल हो गया, तो इनसे हमारी कभी ऐसा नहीं है कि भैया हम इनसे रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनकी भी डिपेंडेंसी हम पर है, हमारी भी डिपेंडेंसी उन पर है, तो हम इसे एक दिन में किसी के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं क्या इशू है यहाँ पर। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये 3 रिलेशन आपके हैं जो आपको दिखते हैं, बट नेपाल के साथ हमारे टाइज कुछ ऐसे भी हैं बेटा। अगर आप नेपाल को ध्यान से देखेंगे तो जो इसका लोअर पोर्शन है, जो इसे तराई एरिया बोलते हैं, ये जो बॉटम लेयर आपको दिख रही है, ये इसका तराई रीजन है। ये हमारे साथ बहुत डीपली जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, जिन्हें मधेशीज़ बोलते हैं। तो ये मधेशीज़ जो हैं ये हमारे लिए बहुत नीडफुल और बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे हमारे मैरिज अलाइंसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा टाइज भी हैं हमारे। इनकी कंट्री की लड़कियां हमारे यहाँ आ रही हैं, हमारी कंट्री की लड़कियों की शादी इनके यहाँ हुई है। तो यहाँ पर एक और रिलेशन जुड़ जाता है जिसे बोलते हैं फैमिली टू फैमिली। अगर इंडिया और नेपाल में कोई टाइज बिगड़ता है या कुछ होता है तो वो टाइज सिर्फ इंडिया नेपाल में नहीं बिगड़ता, ये कई सारी फैमिलीज़ होती हैं जो सफ़र करती हैं, क्योंकि मैरिज अलाइंसेस है, सब कुछ है। तो अगर थोड़े रिलेशन बिगड़ते हैं तो पीपल टू पीपल की जगह यहाँ पर फैमिली टू फैमिली रिलेशन बिगड़ते हैं, मतलब कई लोगों के साथ इनके रिलेशन बिगड़ते चले जाते हैं। अब मधेशीज़ इशू क्या है? देखिए, मधेशीज़ जो हैं नॉन नेपालीज़ मानते हैं, नेपालीज़ जो मेन स्ट्रीम है वो इनको नेपाली नहीं कंसीडर करती है और इनको एक इंडियन मानती है। ये तराई रीजन है। तो जब ये मेन विंग्स में जाते हैं तो इनको ना पॉलिटिकली सपोर्ट मिलता है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी जाती है। तो जब इनको प्रॉब्लम होती है तो जाहिर सी बात है, स्टेट्स के इन्फ्लुएंस के चक्कर में इंडिया को बोलना पड़ता है, और इंडिया मधेशी इशूज़ को हमेशा उठाती आई है कि इनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, इक्वलिटी मिले, जिसके बारे में बात नहीं होती। ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये सब मधेशी की हैं, तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा, वहाँ पर लार्ज हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं, तो हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। बट चीज़ें अब धीरे धीरे नेपाल में भी बदल रही हैं, तो नेपाल अब बिल्कुल बदलता चला जा रहा है। नेपाल में हो क्या रहा है, पहली चीज़ समझिए, वहाँ पर जब डेमोक्रेसी आई तो बेटा बहुत कुछ बदला। यहाँ पर 250 साल तक ऑलरेडी मोनार्की थी, मोनार्की ख़त्म हुई तो अब डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो जब यहाँ के लीडर्स थे प्रचंडना जी, उन्होंने जब डेमोक्रेसी की बात 1990 में की और फाइनली 2008 में मोनार्की ख़त्म हो गई और उनकी लेगेसी ख़त्म हो गई किंग्स की, तो बहुत सारी चीज़ें बदली भाई। आज की डेट में मोनार्कियल से डेमोक्रेसी आती है तो नेशनलिज्म की बात होती है, नेशनैलिटी की बात होती है। इसके बाद सोसाइटल चेंज हो गया। जब सोसाइटल चेंज हो गया ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, तो बहुत कुछ बदला। अब क्या हुआ कि सोसाइटल चेंज से बहुत सारे नेपालीज थे तो ग्लोबल एक्सप्लॉइटेशन उन्हें मिला। ग्लोबली जब वो एक दूसरे से मिले, चीज़ें बदली, जोग्राफ़ी जो थी वो चेंज हुई। विद द चाइनीज़ जो है वो पोटेंशियल देख रहे हैं हिमालयन रीजन पे, तो उनकी प्रेजेंस काठमांडू में जो है इन इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है।
नेशनलिज्म आया तो जाहिर सी बात है नेशनलिज्म के लिए इंडिया के अगेंस्ट बैठ रहे हैं, ये सेंटिमेंट्स का मास्क लेके बैठेंगे तो नेशनलिज्म की बात करेंगे कि इंडिया हमारे साथ हमेशा बुरा करता रहता था। इसके बाद पॉलिटिशियन ने इसे पर्सनल गेन की तरह यूज़ किया है और ये जो है पूरी तरह ब्यूरोक्रेटिकल है और एक बहुत बड़ा गेम है जो चलता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर KP ओली जो हैं वो अपनी लीगेसी और नेशनलिज्म को एक्सटेंड करते हैं, इसीलिए उन्होंने एक नेपाल को मैप अपना इंडियन टेरिटरी को अपने साथ जोड़ने के साथ देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कार्टोग्राफिक एग्रेशन है, नया मैप जब इन्हें दिया, नेशनल एम्बलम की बात की और ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखा रही हैं कि हर सरकमस्टेंसेस को हम अवॉइड करेंगे और चीज़ें करेंगे। देखिए एक पॉजिटिविटी पॉलिटिकली दिखाने की कोशिश है नेपाल को, और नेपाल को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया ने जानबूझ के हमारा बॉर्डर सीज़ किया, ये किया वो किया, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद 2015 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया और इंडिया से कोई कंसर्न ही नहीं लिया, इंडिया से पूछा भी नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले इंडिया ने कई बार इनकी मदद की है 2008 से कि चलो हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं, सब करते हैं, बट आज की डेट में उसमें कोई मदद ये नहीं लेना चाह रहे, तो अपने सेंटिमेंट्स को अपने जैसा रख रहे हैं। इसके बाद बेटा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो इंडिया के साथ जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा विजिबल है। नेपाल के कुछ सिटीजन्स हैं जो आपके तराई एरिया जो मधेशी प्लेस है उसमें रहते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि वो इंडियंस हैं। नेपाल का एटीट्यूड जो है वो स्मॉल स्टेट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, तो एंगेस्ट है उन स्मॉल स्टेट्स के लिए, और नेपाल जो है बहुत अजीब सा होता जा रहा है इन सब के लिए और उसे बियर करना भी मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए, बट यहाँ पे हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, हम करना भी नहीं चाहते। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने कैसे नेपाल को बदला, जब डेमोक्रेसी 1990 में रिस्टोर की गई और हमारे यहाँ और लिबरल इश्यूज़ वगैरह आए, तो नेपालीज़ ने भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली को लिया इंडिया से बाहर। उन्होंने वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को मेजर डेस्टिनेशन को अपने लेबर माइग्रेशन के लिए बनाया। सिक्योरिटी अनसर्टेनिटीज थी, मॉइस्ट इंसर्जेंसीज़ के कारण, तो उनको भी इन्होंने देखा और माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट और स्किल पर्सनल जो थे वो यूरोप, US, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इवन जापान और साउथ कोरिया जाने लगे। 2019 में 5th ऑफ द नेपालीज पॉपुलेशन जो थी वो ओवरसीज़ में थी और 8 बिलियन जो है रेमिटेंसेस इनके पास आ रहे थे। 30% नेपाल का नॉमिनल GDP इसी से बनता है। इसने इसे मोस्ट रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री दुनिया का बना दिया। और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो प्रेजेंसी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और अल्टरनेटिव पॉवर्टी को देख रहे थे और नेपाल का एक्सपोजर वर्ल्ड के सामने हो गया। आज की डेट में नेपाल सिर्फ इंडिया और चाइना से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद नेपाल में तकरीबन 80% लोग जो हैं वो हिंदूज़ हैं और 1962 तक ये हिंदू किंगडम था। उसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इसे सेकुलर कंट्री बोल दिया गया। प्लोरीफिलेशन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई और कॉस्मोपोलिटिज्म आया, बट यहाँ पर मेट्रोपॉलिटिज्म की बात नहीं है, विश्व बंधुत्व की ये बात करते हैं और शहरी लाभ की बात कम करते हैं। तो जाहिर सी बात है अभी पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं सेकुलर नेशन बन के। इसके बाद इंडिया अपनी एक्सप्लोरिंग इंडिया से बाहर भी कर रहा है। भाई काठमांडू ने अपनी स्टैंडिंग एफर्ट्स लगाए कि और ऑप्शन इंडिया के आगे खिला जगह भी छूटे जाए, सिर्फ इंडिया के लिए हमारे साथ ना रहे। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स आए, बिगेस्ट लैंडर आए, प्लेयर्स आए कंट्री में जिन्होंने डेवलपमेंटल एफर्ट्स डाले। नेपाल लार्जेस्ट एड डोनर है यूरोपियन यूनियन का। इंडिया और चाइना सिर्फ एक बड़े प्लेयर नहीं है जो यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट देख रहे हैं। काठमांडू में कई सारे पाइपलाइन पाउडर इटालियन कंपनी के पास डिलेड हैं। कई मेजर इन्वेस्टर हैं टेलीकॉम सेक्टर के मलेशिया से। लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर जो है कतर एयरवेज है नेपाल में। और नेचुरल बॉन्ड और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और ये सब जब हुआ, हायर लर्निंग हुई, तो यंग नेपाली जो थे वो पॉलिटिक्स और बिजनेस और एकेडमीज़ में आए और वो इंडिया हैव नॉट स्टडीड इन इंडिया, तो वो इंडिया में नहीं पढ़ रहे थे। कॉमन कॉलेजिएट रूट्स रिमूव हो गए। नेचुरल बाउंड ऑफ प्रीवियस जनरेशन जो अंडरस्टैंडिंग थी और एम्पैथी थी वो अब ख़त्म हो गई। मोस्ट नेपालीज़ हिंदी को समझते हैं और वहाँ पर बॉलीवुड की पॉपुलैरिटी है, तो आर्टिकुलेशन क्वाइट इन अनदर मैनर। तो ऐसा नहीं है कि भाई इतनी जल्दी इसको रिमूव किया जा सकता है, पर चीज़ें हैं। इसके बाद रोबोस्ट टाइड इन इंडिया डिस्पाइट डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद भी हमारे टाइज बहुत बड़े हैं भैया। नेपाल का एफर्ट डाइवर्सिफाई का है, सब कुछ है, बट आज भी इसके लिंकेज इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है।
नेपाल का ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ा है इस साल, और अकाउंटिंग 2/3 ऑफ द नेपालीज एक्सटर्नल ट्रेड 12 बिलियन एनुअली हम देते हैं। तो एडवांटेज ऑफ ज्योग्राफी है, बोथ फिजिकल एंड सोसाइटियल हमारा एक दूसरे से बहुत अच्छा है। इंडिया लार्जेस्ट एग्रीगेट इन्वेस्टर यहाँ पर बना हुआ है आज भी। इसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन अरुण 3 है, जो 900 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट है। 5 साल का एक प्रोजेक्ट होगा जो आज की डेट में नेपाल में इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है। द इंडियन रुपीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेपालीज रुपीज़ को स्टेबल बनाता है। यूनिक एडवांटेज टू नेपाल, भाई नेपाल की पर कैपिटल की इनकम सिर्फ $1,000 से ऊपर है। रेमिटेंसेस इकनॉमी में ब्रॉट आई तो यहाँ पर बहुत चीज़ें अच्छी हुई, और अभी भी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत दूर जाना है। रिलेशनशिप विद इंडिया विद ओपन बॉर्डर से नेपालीज को मौका मिलता है कि वर्क फ्रीली करें और रहें, तो ये एडवांटेज है उनकी इकनॉमी के लिए। अभी कोविड-19 के टाइम पर ग्लोबल पोजीशन बहुत अच्छी सबकी है, तो इनकी भी प्रॉब्लम्स हमें दिखती है। चाइनीज़ और कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनको ब्लैंक चेक आज की डेट में देगा या इनको बेनिफिशियरी देखेगा अपने पास। इंडिया जो है वही डेवलप करता है बॉर्डर एरियाज़ को, और बेटर रोड्स और एमिनिटीज़ देता है, शॉपिंग मॉल्स और ऑल मिडिल क्लास को। और इकनॉमी पल्सेस जो हैं बहुत साइड के इम्पॉर्टेंट आइज़ हैं, और ये चलेंगी तो एक इमेज हमारी ऑलरेडी पॉजिटिव बनी है, इसको निगेटिव नेपाल के साथ हम नहीं कर सकते। अब जो एडिटोरियल में आया था उसमें क्या था भाई, गलवान फेस वॉश हुई, फेस ऑफ के बाद हमें ये देखना है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक समाधान हमें निकालना पड़ता है। समाधान चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए सबसे अच्छा है कि बात करें और उसका समाधान निकालें, तो नेपाल के साथ भी हमें यही करना है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भैया जब यहाँ पर चीज़ें हुई तो ज्योग्राफी के एरिया जो है हिंदूज़ को मानसरोवर जाना होता है, तो ये क्या है कि स्प्रिंग ऑफ काला पानी लिपू लेक पास, इसको सोर्स ऑफ काली रिवर बोला जाता है, तो यहीं से बॉर्डर माना जाता था। बट आज की डेट में चीज़ें बदल रही हैं, नेपाल कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ सगोली जो हुई थी बेटा 1815-16 में नेपालीज वॉर के बाद, इसमें काली रिवर जो थी ये वेस्टर्न बॉर्डर बनाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। तो इसके बाद क्या हुआ था कि बयास रीजन जो था ईस्ट वेस्ट रिवर का, ये टेरिटोरियल पार्ट था, और कोमाऊ प्रायर जो था 25 साल ओल्ड ऑक्यूपेशन था नेपाल का। फिर नेपाल ने एक रिप्रेजेंटेशन टू ब्रिटिश ने क्लेम किया इंटाइटल्ड द एरियाज ऑफ द रिवर, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इसे एक्सेप्ट किया। द विलेज ऑफ टिनकर जो है और चुंगरू ये ट्रांसफ़र कर देगा नेपाल को, और ब्यानस एरिया जो था ये डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद ड्रेनेज ऑफ काला पानी एंड लिपू लेक जो है ये जो है पूरा का पूरा ब्रिटिश टेरिटरी कंसीडर की गई, और इन्होंने कहा कि जो शॉर्ट वे बिलो द स्प्रिंग है यहीं से काली फॉर्म होती है और यहीं नेपाल का बॉर्डर बनेगा। तो पहले इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद कुंथू यक्ति स्ट्रीम जो है ये हेड वाटर है और ये कंसीडर की जाएगी मेन काली रिवर। तो नेपाल ने ये बोला कि जो कुंती यांगती स्ट्रीम है इसके थ्रू जो चीज़ें आती हैं यहाँ से काली रिवर आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, जेबी वर्मा ने कहा कि ये जो लेसर स्ट्रीम फ्लो हो रही है यहाँ से, ठीक है, काला पानी स्प्रिंग जो है यहीं से हमेशा से हमने कहा है कि मेन ब्रांच काली की निकलती है, और इसीलिए इसे ये नाम दिया गया। तो हम आपकी बात क्यों माने। ब्रिटिश रिटेन्ड कुंथी वैली एंड द लिम्पियाद्रू पास, ये इन्हीं के पास रहा और इसको इन्होंने नहीं दिया। तो बाउंड्री इनिशियली जो थी अल्मोड़ा, हर साल यहाँ पे अल्मोड़ा के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जाते थे, लिपुलेक पास को खोलते थे ताकि उनका इस्टेब्लिशमेंट और क्लेम बॉर्डर पे बना रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बाउंड्री शिफ्ट नहीं की जैसे कि नेपाल बोलता है। ट्राई जंक्शन है भाई, चार्ल्स शेरिंग डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा के थे, इन्होंने रिकॉर्ड किया कि लिपुलेक इंटर से तिब्बत जाते थे और ये सारी चीज़ें थी। और काला पानी नोटेड डजन ऑफ स्प्रिंग नेपाल बाउंड्री टू द तिनकुर पास। तो जाहिर सी बात है यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, एनुअली यूरो 26,000 होता था, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते थे। फिर 1955 में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, उसमें लिखा था लिपुलेक एक पास है और ये यूज़ होगा ट्रेड और पिलग्रिमेज ट्रैफिक के लिए। एक पुलिस पोस्ट जो इंडिया इस्टेब्लिश करेगी काला पानी में 1956 से। तो भाई नेपाल भी चाइना भी कहीं ना कहीं इसे इंडियन पोस्ट मानता है, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आज नेपाल जो टाइज कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसके बाद आप देखिए जो एक चाइना नेपाल के बीच में हुई थी उसमें ये बोला गया कि वाटरशेड बिटवीन काला पानी एंड तिगनूर मीट द वाटरशेड बिटवीन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मपाचू करनाली रिवर ऑन द अदर हैंड तनकर रिवर। ठीक है, तो दो रिवर्स हैं जो इनका बॉर्डर बनाती है, तो कहीं पर भी लिपुलेख और काला पानी की बात हमने की ही नहीं जिसको ये आज हमसे मांग रहे। फिर चाइना नेपाल बॉर्डर प्रोटोकॉल था, इसमें था फर्स्ट मार्कर ऑफ साइनो नेपाल बॉर्डर इज तनकीर, तो तिनकर ही इनका एरिया होगा। आप जो मांग रहे हैं वो इनका एरिया नहीं हो सकता। ट्राई जंक्शन तो डिलीनिएटेड थी, उन्होंने कहा बॉर्डर क्लेम्ड बाय इंडिया शोन ऑन द ब्रिटिश मैप 1879, और उसी को ये फॉलो कर रहे थे। और इन्होंने कहा इज़ अबाउट 5 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ लिपुलेख एंड 20 किलोमीटर ऑफ लिम्पियाद्रू पास। तो अब इंटरनेशनल लॉ बेटा ये सारे हमारे पास प्रूफ हैं जो बताते हैं कि जो हमारा लैंड एरिया है वो हमारा ही है। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, जो ब्रिटिश क्लेम है उसी को फॉलो करेगा, उसी को मानेगा। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज जो है एग्रीमेंट के थ्रू ही चलेगी। तो इन केस लिपुलेख काला पानी और लिम्पियाद्रू की अगर बात करो तो अब लिम्पियाद्रू भी ये मांग रहे हैं। तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट 1917 में जो हुआ था उसी के अकॉर्डिंग कोई ओपन चैलेंज है ही नहीं इस चीज़ के लिए। ट्रीटी भी हमसे हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में जो ये मैप बेस्ड क्लेम कर रहे हैं इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो एक इनकन्सिस्टेंट मैनर है। तो हमें चाहिए कि हमारे अथॉरिटीज़ और हमारे एरियाज़ इनके पास जाएं, इनसे बात करें और इनको समझाएं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि देखिए अगर हम क्लेम करने पे आएंगे तो चीज़ों के सारे प्रूफ हमारे पास हैं। हम समझते हैं नेपाल को अपने आप को आगे बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बन के चलना है, तो बेशक चले, बट किसी को परेशान करके नहीं। वो अपने काम करें, हम अपने काम करें, तभी फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेपाल टाइम्स में। आपको अगर बेटा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए लेक्चर दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। अगर आप लेक्चर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आपको हमको दोनों को हेल्प होती है। तो आप कोशिश करें इस लेक्चर को दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों को साथ दें, क्योंकि ये चीज़ करने से आपको ज़रूर हेल्प होगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।